फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्ट के पॉपुलेशन के बारे में बताया था, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट है, इस 7 सिस्टर स्टेट के इमरजेंस के बारे में मैंने बताया था, एक आउटलाइन मैंने आपको दिया था। फिर मैं चला आया था असम पे और मैंने आपको असम के बारे में एक आउटलाइन देने का प्रयास किया था। ठीक है, आज का क्लास नॉर्थ ईस्ट के सेकंड जो एपिसोड कर सकते हो, लेक्चर कर सकते हो, सीरीज कर सकते हो, जो दूसरा है उसमें आज हम नागालैंड और मणिपुर के बारे में आपको बताएंगे और नागालैंड मणिपुर कंप्लीट आपको घुमाएंगे। तो सबसे पहले आपके स्लाइड में सामने लिखा हुआ है नागालैंड, तो आकर चलकर देखते हैं नागालैंड कहाँ है, क्या है, यहाँ की क्या समस्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या किया जा रहा है। यहाँ लगभग यहाँ का हर पहलू को मैं छूने का प्रयास करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग एक आउटलाइन मिले, ताकि यूपीएससी के प्रश्नों के जो स्टैंडर्ड होता है उसके अनुरूप आपकी तैयारी हो, आपकी समझ विकसित हो। मेरा पर्पस इन क्लासेस का यही है। आपके दिमाग में नॉर्थ ईस्ट का मैप है और उस नॉर्थ ईस्ट के मैप में आपके पास एक नागालैंड का मैप भी दिमाग में है। अगर मैं आपके दिमाग पर जोर डालने के लिए कहूं तो नागालैंड के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश का एरिया है और थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में असम का एरिया है, वेस्ट में कंप्लीट असम है, साउथ में मणिपुर है और ईस्ट में आपका म्यांमार है, बर्मा है। राइट, यही है नागालैंड का मैप, आपके सामने स्क्रीन पर है ये नागालैंड का मैप। ठीक, ये दिखाई दे रहा है ऊपर, फिर असम, नीचे में मणिपुर, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है आपका यहां पर, और अरुणाचल प्रदेश इस साइड में है बच्चा, यहां म्यांमार है और नीचे में मणिपुर है। ये आपका असम है, ये है नागालैंड। नागालैंड की यदि हम पॉपुलेशन की बात करें, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो लगभग यहां पर 2011 का जो जनगणना है उसी के आंकड़े यहां रखे गए हैं। बिल्कुल अपडेट आंकड़े नहीं है, बट वो अभी काफी है और उसको भी कभी जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हो। 2011 की जो जनगणना है उनके अनुसार 19,80,000 पॉपुलेशन अप्रॉक्स नागालैंड का है, 19,80,602 जनसंख्या है और इसमें हिंदू आबादी 8.75% है, मुस्लिम आबादी 2.47% है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर हम रिलीजियस बेस देखें तो 87.93%, मतलब 88% जो पॉपुलेशन है वो ईसाई कम्युनिटी का है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। ठीक है, यहां पर एक और बात है कि सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी, लगभग नागालैंड के पॉपुलेशन का 90% ट्राइबल कम्युनिटी, 90% आबादी जनजातियों की, और इसमें सबसे बड़ी आबादी नागा जनजाति की है। टेक्निकली लगता है कि नागा एक जनजाति है, अगर हम इसके लिए बेहतर शब्द का प्रयोग करें तो नागा एक नृजाति समूह है, नागा एक एथनिक ग्रुप है, नागा एक बृहद समुदाय है और इसके अंतर्गत कई नागा जनजातियां रहती है। अंगमी नागा, सेमा नागा, कोन्याक नागा, ये कई समुदायों में बटे हुए हैं। एक नागा जनजातियां मुख्यतया 16 जनजातीय समुदायों में बटे हुए हैं, 16 कम्युनिटी है इसके अंतर्गत। 16 नागा, सेमा नागा अलग है, अंगमी नागा अलग है, कोन्याक नागा अलग है, रिंगमा नागा अलग है, सब ग्रुप है इसके और सबके लिए एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, नागा जनजाति समुदाय। और जिन पहाड़ियों पर ये रहा करते थे इसको हम नागा हिल्स के नाम से जानते हैं, नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसका एक अच्छा खासा हिस्सा म्यांमार में है। इसको अगर हम भौगोलिक शब्दों में देखें तो अराकान पर्वत श्रृंखला, आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में, तो अराकान पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। अराकान पर्वत श्रृंखला का एक बहुत बड़ा पार्ट म्यांमार में है, उसका लगभग 30 to 35% पार्ट भारत में है, भारत के क्षेत्र में है, वो नागालैंड का जो पहाड़ी इलाका है। और इस नागालैंड के पहाड़ों पर जो सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है वो नागा कम्युनिटी है।
इसका एरिया 16,579 किलोमीटर है। 16,579 किलोमीटर है। 579। हम लोग इस कम्युनिटी को देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की जनजातियों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा खूंखार ट्राइबल कम्युनिटी नागा को जाना जाता है, नागा को कहा जाता है। ये इतने लड़ाकू किस्म के होते हैं कि एक बार यूपीएससी ने हिस्ट्री में एक सवाल पूछा था, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर होता है, या उस समय जो भी कहो, जिस रूप में भी कहो उसको, कि नरमुंड काटने की प्रथा कहां पाई जाती है। नरमुंड काटने की प्रथा, तो भारत में ये नागा कम्युनिटी है जहां पर नरमुंड काटने की प्रथा पाई जाती है। ये इनके लिए वीरता का प्रतीक है। एक नागा कम्युनिटी दूसरे नागा कम्युनिटी में जाता है, अंगमी सेमा में गया, रिंगमा में गया, ये आपस में ऐतिहासिक रूप से लड़ते रहे हैं। ये लड़ाई इनकी कोई नई चीज नहीं है। ये आपस में ही सब एथनिक ग्रुप के रूप में एक दूसरे के साथ टकराते रहे हैं। और जो नागा सबसे ज्यादा लोगों की नरमुंड काट के आता है, उसको सबसे ज्यादा वीर बहादुर माना जाता है। उसकी अपनी कम्युनिटी में उसको शीर्ष स्थान दिया जाता है, उसको ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और ये लोग छोटे छोटे सिंबॉलिक रूप में नरमुंड, खोपड़ी के आकार का माला पहनते हैं। समझ सकते हो कि जिस नागा में सबसे बड़ी माला है वो उतना ही नरमुंड काट के आया है, उतना ही बड़ा बहादुर है। तो जितना बड़ा नरमुंड की माला उतना ही बड़ा बहादुर। नरमुंड मतलब ओरिजिनल खोपड़ी नहीं होता है, वो एक सिंबॉलिक बना दिया जाता है। ये है नागा के बारे में एक परिचय। ये लड़ाकू इतने रहे हैं कि हमारे अंग्रेजी शासनकाल में एक अलग से नागा रेजिमेंट रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने इनको अपने तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। आज भी नागा रेजिमेंट भारत के सबसे प्रसिद्ध रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है। और आपने सुना होगा कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए, वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ में जब नागा रेजिमेंट को तैनात किया गया था तो काफी हंगामा मचा था। तो ये नागा पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी अपनी एक विशेषता है, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, अपनी एक पहचान है। ये नागा के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। हम थोड़ा सा इसके बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में करें तो निश्चित रूप से यहाँ ईसाई मिशनरियों का प्रवेश पहले हुआ, क्योंकि ईसाई आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, 90% ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। तो कन्वर्जन जो हुआ ईसाई मिशनरियों द्वारा, इनको ईसाई धर्म में बदला गया। और ईसाई मिशनरियां जहां जाती है तो एक खासियत होती है कि वहां पर अपने शिक्षा प्रणाली को भी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी प्रचारित प्रसारित करती है। पीछे भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए यहाँ लिटरेसी रेट, यहाँ भी चले जाओगे, मिजोरम में भी चले जाओगे, मिजोरम में केरल के बाद लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर साक्षरता दर काफी है, 80.11% लिटरेसी रेट है। ये सभी नागा जनजातीय समुदाय पढ़े लिखे हैं। 12 जिले हैं इस नागा लैंड में, 60 विधानसभा है, 1 लोकसभा है और 1 राज्यसभा की सीट है। ये एक परिचय नागालैंड के बारे में है। हम आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के भूगोल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि 90% इसका पहाड़ी इलाका है और ये अराकान पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, पूरा पहाड़। अगर हम इसके पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम मतलब जो असम का इलाका है, और वो भी पश्चिम में उत्तरी पश्चिम का इलाका अगर थोड़ा सा हम टच करते हैं तो उत्तरी पश्चिम में जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, जो मैदानी इलाका है, वो थोड़ा सा मैदानी इलाका है। और फिर नागालैंड का बीच में करवी आंगलोंग वाला इलाका है और इसके बाद पश्चिम में ही उसका मैदानी इलाका है। तो हम कह सकते हैं कि मात्र 10% इसका मैदानी क्षेत्र है। फिर दक्षिण में आकर के पहाड़ हो जाता है। मणिपुर का उत्तरी भाग पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। तो 90% पहाड़ी क्षेत्र है अराकान पर्वत श्रृंखला का और पश्चिम में 10% इसका मैदानी क्षेत्र है। ये भूगोल है। यहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर चूंकि इंसर्जेंसी इतना ज्यादा रहा, उग्रवाद इतना ज्यादा रहा कि पर्यटन प्रोत्साहित नहीं हो पाया। ये है आपका नागालैंड का एक भूगोल। आप दिमाग में रखिए, पूरा पहाड़ों का इलाका और अलग अलग पहाड़ों पर अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस नागा कम्युनिटी का जो फैलाव है, अब थोड़ा सा इस नागा जनजाति के बारे में और हम बता दें, ये केवल नागालैंड में ही नहीं है,
ये उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में भी है। उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले, एक तिरप है, एक मोंगलांग, उस जिले का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। 2 जिले में नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इधर उत्तरी मणिपुर का जो इलाका है, यहां पर भी अच्छी खासी आबादी, उत्तरी मणिपुर, नॉर्थ मणिपुर जब हम चलेंगे तो वहां देखेंगे यहां पर भी नागा जनजाति समूह अधिक मात्रा में रहते हैं। अगर हम उत्तरी मणिपुर या मणिपुर के ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी नागा कम्युनिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से। और म्यांमार में भी इनकी आबादी ठीक ठाक रहती है, जो म्यांमार में है, बर्मा में है। और म्यांमार गवर्नमेंट भी इनके साथ बहुत कुछ रिश्ता नहीं रखती है। म्यांमार गवर्नमेंट भी इनको एक समझौते के तहत अलग थलग रखे हुए है। ये पहाड़ियों पे रहते हैं, इसलिए म्यांमार में भी इनके ढेर सारे उग्रवादी संगठन बने हुए हैं। ध्यान रखो, म्यांमार में भी ढेर सारे उग्रवादी संगठन बने हुए हैं। ये है आपका नागा कम्युनिटी के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं इनके इकोनॉमी पर। तो कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान राज्य है ये। पहाड़ी क्षेत्रों में एक खेती का काम करते हैं, पहाड़ों पे ही ये खेती करते हैं, मैदानी इलाकों में थोड़ा खेती करते हैं। तो कृषि ही यहाँ की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गरीबी है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ है। 85% यहाँ की पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, राइट। अब हम आगे आते हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी यहाँ की 2 सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। अगर हम फोकस करें तो हम इसको आर्थिक समस्या ज्यादा कहेंगे। इसका संबंध चूंकि समाज से भी है, तो सामाजिक संबंध में भी, सामाजिक समस्या में भी हम इसको रखते हैं। तो यहां गरीबी और बेरोजगारी यहां की प्रमुख आर्थिक समस्या है या प्रमुख समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी। और जहां भी गरीबी और बेरोजगारी होती है तो कई अन्य समस्याओं को जन्म देती है। तो नागालैंड में भी इस गरीबी और बेरोजगारी ने कुछ अन्य समस्याओं को जन्म दिया है। निर्जातीय संघर्ष, एथनिक कन्फ्लिक्ट, जहां अलग अलग नागा कम्युनिटी, अंगमी नागा, रिंगमा नागा, सेमा नागा, कोन्याक नागा, ये सब जो आपस में लड़ते रहे, या फिर नागाओं का कुकी के साथ भी संघर्ष होता है। दक्षिणी नागालैंड में कुछ कुकी आबादी भी है, खास करके नागा कुकी संघर्ष उसी दक्षिणी नागालैंड और मुख्यतया उत्तरी मणिपुर में। अगर हम नागा कुकी संघर्ष की बात करें तो उत्तरी मणिपुर की यह समस्या है। तो मणिपुर में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह का एथनिक कन्फ्लिक्ट यहां पर दिखाई देता है। बट ध्यान रहे, ये एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा नागा और बाहरी लोगों के बीच नहीं, ये एथनिक कन्फ्लिक्ट नागा के अंदर ही जो सब ग्रुप्स है उनके अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट शुरू से रहा है और आज भी है। अलगाववाद, मैंने जब आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के इमरजेंस के बारे में, तो मैंने इसकी चर्चा की थी कि प्रारंभ से ही नागालैंड एक अलग देश की मांग के लिए संघर्षरत रहा है। आजादी के पहले से, आजादी के बाद से और आज तक एक अलग देश, सेपरेट देश, नेशन, संप्रभु राज्य, संप्रभु राष्ट्र की मांग को लेकर के, भारत से अलग मांग को लेकर के एक संघर्षरत रहा है। तो अलगाववाद यहां की एक प्रमुख समस्या है। उग्रवाद, यहां ढेर सारे मिलिटेंट ग्रुप है। ये अलग देश की मांग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि हिंसा के माध्यम से करते हैं। ये हिंसक तरीके से करते हैं। ढेर सारे आधुनिकतम हथियारों से ये लैस है, ढेर सारे आधुनिकतम हथियारों से ये लैस है। कई संगठन इनके बने, नागाओं के ही, इसमें कुछ मुख्य संगठन रहे जिनकी आगे चर्चा, उग्रवाद पे हम चर्चा करेंगे, अलगाववाद पे चर्चा करेंगे, इसकी कहानी भी बता रहे हैं। तो कई संगठन है और ये अलग देश की मांग को लेकर के, नागालैंड देश की मांग को लेकर के, ग्रेटर नागालैंड देश की मांग को लेकर के, नागालिम, उसको नागालिम कहा जाता है, ग्रेटर नागालैंड देश की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन कर रहे हैं। यहां एक और चीज जानने की है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी आपके जीएस में इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, वहां हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। बट सीमा सुरक्षा भी यहां की एक प्रमुख समस्या है। हालांकि नागालैंड के क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रवेश भारत में नहीं है, लेकिन चूंकि नागा कम्युनिटी के लोग उस साइड में भी हैं और इस साइड में भी, ठीक है, इसलिए हथियारों का जो तस्करी है या आगमन है नागालैंड में बहुत आसानी से होता है म्यांमार के रास्ते। चाइना से बने हुए हथियार नागालैंड के रास्ते म्यांमार से होते हुए इंडिया में पहुंच जाता है।
और भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंसी है, जितने भी उग्रवादी संगठन है, इनको प्राप्त होता है। मणिपुर के रास्ते भी आता है, बांग्लादेश के रास्ते भी आता है, बट ये भी एक रास्ता है। इसलिए अगर आप गृह मंत्रालय में होंगे, गृह मंत्रालय के चश्मे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं म्यांमार नागा बॉर्डर की सिक्योरिटी आपकी एक प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस बॉर्डर पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ध्यान दे रही है। इस बॉर्डर पे एक वॉल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हालांकि कुछ नागा समुदायों ने विरोध किया। वहां एक विशेष सुविधा दी गई है इन सीमाओं पर, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। नागालैंड में चूंकि आजादी के बाद से ही यह सुविधा दी गई, नागा कम्युनिटी के लोग म्यांमार में भी हैं, नागा कम्युनिटी के लोग इंडिया में भी हैं, नागालैंड में। तो यह सुविधा दी गई कि कोई भी म्यांमार का नागा पीपल, चूंकि किसी का ससुराल म्यांमार में है, किसी का मैका इंडिया में, किसी का मामा गांव म्यांमार में है, किसी का बुआ गांव इंडिया में। मेरी बातों को समझ रहे हो? एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल इसके लिए हम लोग देते हैं कि एक गांव है कोन्याक नागा का। कोन्याक नागा इज द सब पार्ट ऑफ नागा कम्युनिटी। कोन्याक नागा का एक गांव है और गांव में कोन्याक नागा का मुखिया का घर है और मुखिया का जो घर है, उस घर का जो वॉशरूम वाला पार्ट है, 50% पार्ट ऑफ कोन्याक नागा चीफ, वो म्यांमार में पड़ता है और जो किचन वाला पार्ट है या और एक दो रूम है वो इंडिया में पड़ता है। तो वहां एक चुटकुल्ला प्रचलन में है कि ये इंडिया में खाते हैं और म्यांमार में टॉयलेट जाते हैं। इस तरह से दोनों कम्युनिटी के लोग दोनों देश में घुले मिले हैं, जुड़े हुए हैं उस पहाड़ पर। इसलिए एक सुविधा दी गई कि कोई भी म्यांमार का व्यक्ति, नागा कम्युनिटी का व्यक्ति अगर नागालैंड में आता है तो 16 किलोमीटर तक वो अंदर आ सकता है, वो उधर जा सकता है। उसके लिए उनको कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक एग्रीमेंट मणिपुर में भी इस तरह का किया गया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ये ध्यान रहे। तो ये वहां पर बॉर्डर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्र के, जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी हम आएंगे, एक खपलांग गुट है, नागा का एक प्रमुख मिलिटेंट ग्रुप है। खपलांग जो है वो 2017 में खपलांग की मृत्यु हुई। ये म्यांमार के ही रहने वाले थे। म्यांमार के क्षेत्र में जो नागा कम्युनिटी का गांव है वहां से बिलोंग करते थे। तो ये नागा संगठन बहुत सारे म्यांमार में ही रह करके और अपना कैंप बनाते हैं, वहां अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, वहीं पर रहते हैं, आना जाना। सो बॉर्डर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नागालैंड। तो ये भी एक यहां पर समस्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और यहां के कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जब भी हम किसी राज्य की समस्याओं पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का संबंध उस राज्य के राजनीतिक गतिविधियों से होता है, उस राज्य के राजनीतिक गतिविधियों से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्लास में जब मैंने शुरुआत किया था कि कैसे 1946 से ही नागा नेशनल काउंसिल का गठन करके पृथक नागालैंड की मांग शुरू हो गई। प्रॉपर तरीके से 14 अगस्त 1947 को अलग नागालैंड राज्य की मांग की गई। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में 1951 में एक जनमत संग्रह अंगमी जापू फिजो ने करवाया और सभी लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना नहीं चाहते हैं। उसके पहले भी साइमन कमीशन जब आया था तो नागा कम्युनिटी के लोगों ने कहा था कि हम गोरे के शासन को छोड़कर किसी काले के अधीन नहीं जाना चाहते, यानी हम भारत में रहना नहीं चाहते। हम अंग्रेजी शासन के अधीन रहेंगे लेकिन भारत सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। तो प्रारंभ से ही एक अलगाववाद की प्रवृत्ति वहां पर दिखाई देती है, एक पृथक नागा आइडेंटिटी का प्रवृत्ति वहां दिखाई देती है। तो अलग देश की मांग को लेकर के वहां इमरजेंस शुरू से रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर 1963 में अलग नागालैंड राज्य का गठन किया गया और वहां पर जो नागा लोग के जो मॉडरेट लोग थे, अब नागा आबादी में दोनों तरह के लोग हैं, एक एकदम रिजिड लोग हैं, एकदम नहीं अलग देश, उसमें कुछ लिबरल लोग भी हैं, मॉडरेट लोग भी हैं, जिनसे भारत सरकार ने बातचीत करी और बातचीत करके उनको लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया। अब फिर धीरे धीरे वहां पर राजनीति की शुरुआत हुई और इन नागाओं ने मिलकर के अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, वो जो मॉडरेट नागा थे, और वही पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये यहां का सबसे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है।
ध्यान से सुनो, ये यहां का सबसे प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट। नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट। और प्रारंभ से ही इसका शासन यहां पर रहा है, नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट। दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी है नागा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, पहली पॉलिटिकल पार्टी नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नेशनलिस्ट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अब इसका कहानी कहां से शुरू हुआ। इसके बाद तीसरा पॉलिटिकल पार्टी है आपका, दूसरे के बाद बताते चलेंगे। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा ने, मेघालय के पीए संगमा ने बनाया था और यहां पर भी ये चुनाव लड़ती है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तीसरा चौथा है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी आपके शरद पवार की। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शरद पवार की पार्टी, महाराष्ट्र वाली पार्टी, वहां क्या कर रही है। तो एनसीपी को शरद पवार जी ने ही अकेले नहीं बनाया। जब कांग्रेस से अलग होकर के शरद पवार अलग हुए तो शरद पवार के साथ पीए संगमा भी अलग हुए। पीए संगमा राष्ट्रपति बनना चाहते थे या उनकी महत्वाकांक्षा थी कहीं ना कहीं, वो कांग्रेस से असंतुष्ट होकर के अलग हुए। और एक तारिक अनवर जी भी बिहार के अलग हुए और तीनों लोगों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एनसीपी। तो एनसीपी फिर पीए संगमा अलग होकर के एनपीपी बना लिए, तो एनसीपी वहां एग्जिस्ट करती रही और एनसीपी अभी भी वहां चुनाव लड़ती है, वहां एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विद्यमान है। और नीचे में दो पॉलिटिकल पार्टी और है, 5 नंबर पे बीजेपी और 6 नंबर पे आईएनसी। चूंकि यहां पर नागा कम्युनिटी के लोगों की डोमिनेंसी रही है, इसलिए नागा डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है यहां का सबसे प्रभावी पॉलिटिकल पार्टी है, नागाओं की पॉलिटिकल पार्टी। और ये 3 नेताओं के बीच ये पॉलिटिकल पार्टी का उतार चढ़ाव चलता रहा। इसलिए नागालैंड के अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर हम बात करें तो इसमें 3 नेता जो थे ये प्रमुख रहे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नेता। एक नेता नेफ्यू रियो, एक नेता का नाम है नेफ्यू रियो। दूसरे नेता का नाम है जेलियांग। जेलियांग जो वहां के मुख्यमंत्री भी रहे, सीएम भी रहे, जेलियांग। और तीसरे नेता का नाम है सोरीजोलू येओत्सु। अब उनका नाम पूरा टेढ़ा मेढ़ा है तो मुझे ठीक से याद प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ये 3 नेता रहे और नागालैंड की पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं 3 नेताओं के बीच में विद्यमान रही। यहां के अगर हम राजनीति के पीछे की कहानी देखते हैं तो बहुत संक्षेप में मैं आपको समझा दूं कि नेफ्यू रियो एक लंबे समय से वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में विद्यमान रहे, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे। 2012 में चुनाव हुआ, 2012 में भी वहां के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2013 में, 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो रियो की इच्छा हुई कि हम केंद्र की राजनीति में प्रवेश करें। उनका मन किया, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। एनडीएफ ने उनको लोकसभा का टिकट दिया, एनडीएफ में थे ही, वहां के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने लोकसभा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के दिल्ली आ गए। उस समय वहां के मुख्यमंत्री बने जेलियांग और वहां के एनडीएफ के जो अध्यक्ष बने वो सोरीजोलू बने, ये अध्यक्ष वहां पर बने। अब जेलियांग मुख्यमंत्री बने, इधर नेफ्यू रियो जो है केंद्रीय राजनीति में उनको मंत्रालय नहीं मिला मोदी गवर्नमेंट में। जब मोदी गवर्नमेंट में उनको मंत्रालय नहीं मिला तो थोड़ा सा नाराज हुए और फिर से उनको लगा कि बेटर था इससे मुख्यमंत्री का पद, और फिर से अपने नागालैंड राज्य में मुख्यमंत्री के पद को प्राप्त करने का प्रयास इन्होंने करना शुरू किया। लेकिन चूंकि वहां पर मुख्यमंत्री, चूंकि उनके जूनियर थे जेलियांग मुख्यमंत्री बन चुके थे। जेलियांग, इनको हम कहते हैं, आप ये रियो केवल शॉर्ट में लिख दो, ज्यादा बेटर है, रियो जेलियांग।
झेलियांग या जेलियांग भी कहा जाता है, जेलियांग मुख्यमंत्री बन चुके थे, अब वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एक टकराव एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होता है। 2015 में एक राजनीतिक संकट उठकर खड़ा होता है जब उसी एनडीएफ के नेफ्यू रियो गुट के कुछ विधायक समर्थन वापस ले लेते हैं, वहां पर विधानसभा को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, नेतृत्व बदलने की बात करते हैं। झेलियांग की सरकार संकट में आती है, बट किसी तरह से संकट मैनेज हो जाता है। संकट मैनेज होता है। फिर 2017 में एक संकट उभर कर सामने आता है। 2017 में, 2018 में यहां चुनाव होता है नया वाला, 2017 में एक संकट उभर कर सामने आता है। झेलियांग जब मुख्यमंत्री वहां थे तो जो नगर के स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वहां पर इन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया। यह भी आपको जानने के लिए जरूरी है, नागा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। चूंकि नागा कम्युनिटी पैट्रियार्किकल कम्युनिटी नहीं है, महिलाओं की अच्छी खासी डोमिनेंसी प्रारंभ से ही रही है, इसलिए बहुत सारे नागा संगठनों ने, नागा लोगों ने इसका विरोध किया कि यहां पर तो महिलाएं डोमिनेंट थी, इनको आरक्षण देने की क्या जरूरत है। इस रिजर्वेशन का विरोध किया गया। यह विरोध इतना ज्यादा हुआ कि मुख्यमंत्री का नागा कम्युनिटी के लोगों ने, मैंने कहा ना कि नागा लड़ाकू होते हैं, घेराव किया, वहां पर ढेर सारा आगजनी हुआ और स्थिति ऐसी हुई कि झेलियांग जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये 2017 की बात है। जब झेलियांग जी ने इस्तीफा दिया तो उस समय जो तीसरे अध्यक्ष महोदय थे, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। झेलियांग जी ने कहा कि टेम्पोररी ये मुख्यमंत्री है, फिर से हम आ जाएंगे। इनको कोई कहा कि फिर से आ जाएंगे, ये कुछ दिन का बात है, तय हुआ था कि कुछ दिन के बाद फिर से झेलियांग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तीसरे नंबर के जो नेता थे मुख्यमंत्री बन गए। जब तीसरे नंबर के नेता मुख्यमंत्री बन गए तो ये पद को छोड़ना नहीं चाहते थे, ये पद पर बने रहना चाहते थे, इसलिए यहां पर फिर से झेलियांग और इस तीसरे नंबर के नेता के बीच टकराव शुरू होता है। ठीक है, और टकराव में कहानी यह बनती है कि अब झेलियांग को रियो की जरूरत पड़ती है और तीसरे नंबर के नेता को भी रियो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रियो जिसका साथ देंगे उसकी सरकार बनेगी। फाइनली इस लड़ाई में फिर से झेलियांग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर से झेलियांग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और मुख्यमंत्री किसके साथ समझौता करके बनते हैं? इन दोनों के बीच समझौता होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही झेलियांग को चिंता सताने लगती है कि 2018 का चुनाव आ रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर से रियो की महत्वाकांक्षा बहुत दिन से पड़ी है कि वो फिर से यहां मुख्यमंत्री बने। रियो को मुख्यमंत्री के पद से बाहर रहने के लिए हम लोगों को आपस में मिलना होगा, और ये दोनों लोग यहां मिल जाते, आपस में तय करते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और ये अध्यक्ष बने रहेंगे। इनके लोगों को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और रियो महोदय को टिकट भी नहीं दिया जाएगा विधानसभा का। कहानी इतनी गंभीर होती है कि रियो महोदय इस एनडीएफ से अलग हो जाते हैं, और एनडीएफ से अलग होकर के ये रियो एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, एनडीपीपी। ठीक है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। चूंकि वो कद्दावर नेता थे, ढेर सारे उनके साथ लोग थे, कहानी ये बन जाती है। क्लियर है? वहां छोटे पार्टी के रूप में एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, वहां का चूंकि एक लोकल नेता वहां के अध्यक्ष थे तो विद्यमान है, और एनपीपी मेघालय की पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके नेता मेघालय के मुख्यमंत्री थे उस समय, संगमा जी के बेटा कोजियार शर्मा उनका नाम था, संगमा नाम था, तो ये कोडियार कुछ नाम था, पीए संगमा के पुत्र हैं। तो ये भी एक सीमित प्रभाव वाली पॉलिटिकल पार्टी है। वहां की दबंग पार्टी अब यही दो ठो हो गई, 1 नंबर और 2 नंबर, जो एनडीएफ से अलग हुई। भाजपा और कांग्रेस का वहां कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं हुआ करता था। कांग्रेस के पास 2013 के चुनाव में लगभग 8 सीट थी कांग्रेस के पास, और भाजपा के पास 1 सीट था, ध्यान दो। लेकिन भाजपा की जो नॉर्थ ईस्ट अप्रोच था, ध्यान दो, नॉर्थ ईस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी आपने सुना होगा, लुक इट पॉलिसी। इसके बाद मोदी जी की सरकार आई तो एक्ट पॉलिसी की बात की गई, नॉर्थ ईस्ट पर बहुत सारे काम किए गए, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों पर जीएस में आपको पढ़ने को मिलेगी। जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत सारी क्या क्या परियोजनाएं सरकार या कैसे कैसे वहां सब कुछ हो रहा है, तो बहुत सारा
इसी को बेस बना करके फिर अलग अलग हम लोग फोकस हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब नॉर्थ ईस्ट में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तीव्र किया, तो मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने एक अलायंस बनाया, जैसे एनडीए है वैसे ही था नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में हर राज्य के जो प्रमुख नेता थे उनके साथ अपना अलायंस किया था, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीएफ के साथ अलायंस किया था, क्योंकि वहां पर जो पहले से चुनाव होता आ रहा था एनडीएफ और कांग्रेस पार्टी, एनडीएफ और आईएनसी, दो ही था ही, और कोई था नहीं। एनपीपी बाद में आया, पीए संगमा जब अलग हुए कांग्रेस से, तो एनसीपी बाद में आया जब शरद पवार या पीए संगमा अलग हुए कांग्रेस से। तो पट पार्टी कौन था? बीजेपी भी बाद में धीरे धीरे फैलना शुरू करती है। तो कांग्रेस और एनडीएफ के बीच ही प्रारंभ से टकराव होता रहा था। ध्यान से देखो वहां की जो राजनीति थी उस राजनीति में, और बीजेपी अपना प्रभाव बनाने में लगा हुआ था। अब बीजेपी कांग्रेस के साथ जा नहीं सकता था, केंद्रीय राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट था, तो निश्चित रूप से एनडीएफ को उसने अपने अलायंस में शामिल करके एनडीएफ के साथ जुड़ गया। पर जब सीट का बंटवारा होगा विधानसभा के लिए, तो एनडीएफ क्यों बीजेपी को वहां पर ज्यादा सीट देगी? ऑलरेडी एनडीएफ वहां लंबे समय से जीत रही है, लंबे समय से अपना प्रभाव बनाए हुए है, तो बीजेपी को क्यों आने देगी? तो सीट के बंटवारे में बीजेपी को बहुत कम सीट एनडीएफ के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, अब बीजेपी को जगह बनाना था, जगह को बढ़ाना था। उसको लगा कि एनडीएफ फिर से हमें कम सीट देगी, इसलिए बीजेपी ने अपने इस अलायंस को इमीडिएट छोड़ा। और 2018 का जो चुनाव होता है, फरवरी 2018 के चुनाव में उसने बीजेपी ने इसके साथ अपना टाई अप कर दिया। इसके साथ जो अपना टाई अप था इसको तोड़ दिया, और तोड़ करके एनडीपीपी के साथ यानी नेफ्यू रियो के साथ अपना गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 2018 के चुनाव में तय हुआ कि 60 सीट के विधानसभा में 40 सीट पे एनडीपीपी लड़ेगा। वहां का लोकल है, वहां के नेफ्यू रियो डोमिनेंट पर्सनालिटी है, प्रभावी नेता है वहां के। लेकिन 20 सीट यहां मिल गया बीजेपी को, और 20 सीट मिलने का फायदा हुआ कि पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिला था, यहां पर बीजेपी और 11 लेकर के टोटल 12 सीट लेकर के बैठ गई। बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई, 1 आध सीट मिला। 4 सीट एमपीपी को मिला, 4 सीट एमपीपी को मिला। उसी तरह से 1-2-4 एनसीपी को मिला। मैंने सब धीरे धीरे कम हुए। झेलियांग को भी कुछ मिला, ठीक ठाक मिला, और यहां पर बीजेपी समर्थित सरकार बन गई। ध्यान से सुनो, ये यहां की पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने धीरे धीरे यहां पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया, और 2018 के चुनाव में बीजेपी यहां की प्रभावी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रही, और बीजेपी और एनडीपीपी के समर्थन से वहां पर सरकार बनती है। क्लियर है? अब यहां की कहानी हम पॉलिटिकल पार्टी पर बहुत ज्यादा नहीं, मैंने 7-8 मिनट आपका लिया घड़ी के टाइम से, एक राजनीतिक सिनेरियो मैंने दिया। अब हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या होगा? सरकार में है तो एजेंडा होगा जो बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, उसको दूर किया जाए। विपक्ष कहेगा कि दूर नहीं कर रही है सरकार। दूसरा एजेंडा होगा कि जो हां सेपरेटिज्म की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, उसका समाधान किया जाए। अलग ग्रेटर नागालैंड की जैसे मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन है, इस तरह के अलगाववाद को समाधान किया जाए, उग्रवाद का समाधान किया जाए, यही होगा। लेकिन चूंकि नागा कम्युनिटी इतनी ऑर्गेनाइज थी, और अलग देश की मांग को लेकर के जो संगठन बने थे उनका भी इतना ज्यादा प्रभाव था नागाओं पर, कि वहां का कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको सीधे मना करने की स्थिति में नहीं था। अगर नागा का उग्रवादी संगठन कोई आह्वान करता था तो वहां का पॉलिटिकल पार्टी सीधे विपरीत में जाने के पोजीशन में नहीं होता था, कहीं ना कहीं उनको साथ में लेकर के चलने का प्रयास करते थे। जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर की तरह, कि जम्मू कश्मीर में वहां का जो भी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के अलगाववादी संगठनों के बिल्कुल विपरीत जाने का हिमाकत नहीं करता। कहीं ना कहीं उनका अपना वोट बैंक होने का भय रहता है। ये कहानी यहां भी बनी रही, और इसी संदर्भ में यहां का पॉलिटिक्स चलता था, चलता है और चल रहा। ये यहां का राजनीतिक दल है। अब हम आते हैं यहां के उग्रवादी संगठन और उग्रवादी गतिविधियों की बात पर। राजनीतिक दल को एक मैंने सिंपल कहानी के रूप में लिया, क्योंकि यहां से आपका सवाल नहीं बनेगा, लेकिन समझ को बनाने में ये इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल एथनिक कन्फ्लिक्ट से बनेगा, आपका सवाल सेपरेटिज्म इन नागालैंड से बनेगा, नागालैंड में अलगाववाद की समस्या से बनेगा, नागालैंड में उग्रवाद की समस्या से बनेगा।
ये वहां पर सवाल बन सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चित है इसी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास, केंद्रीय सरकार का प्रयास, नागा एकॉर्ड, नागा पीस एकॉर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में है, आज भी ये चर्चा में बना हुआ। तो इसकी कहानी और इसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को जानना चाहिए। आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं यहां के उग्रवादी संगठनों की बात करते हैं। उग्रवादी संगठनों की बात करते हैं। यहां जो सबसे प्रमुख उग्रवादी संगठन रहा है, शुरुआत वाला आपको याद होगा, नागा नेशनल काउंसिल। नागा नेशनल काउंसिल, नेता कौन थे? अंगमी जापू फिजो। अंगमी जापू फिजो, अंगमी जापू फिजो, याद होगा, शुरुआत में मैंने बताया था। नागा नेशनल काउंसिल और भारत सरकार के बीच 1975 में एक एकॉर्ड होता है, शिलोंग एकॉर्ड होता है, और वो समस्या वहीं खत्म होती है। अंगमी जापू फिजो की बेटी जो थी वो उस संगठन को चलाती है, बट उसमें दम नहीं है। 1980 में वहां पर एक प्रमुख संगठन बनता है, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो फिर से ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन की शुरुआत करता है, इंसर्जेंसी की शुरुआत करता है, एक बहुत मजबूत मिलिटेंट ग्रुप के रूप में उभरता है 1980 में, और फिर कई गुटों में बंट जाता है। तो एक गुट ही यहां के उग्रवादी संगठन है और कोई अलग उग्रवादी संगठन नहीं है। पूरा नागा बहुल है, तो ये गुट ही यहां के उग्रवादी संगठन है। और गुटबंदी के पीछे कहीं ना कहीं इनका एथनिक कन्फ्लिक्ट का इतिहास रिस्पॉन्सिबल रहा है, यानी अंगमी नागा, रिंगमा नागा, सेमा नागा, कोन्याक नागा, जो आपस में लड़ते हैं, संघर्ष रहे। इसी संघर्ष के कारण इनमें फूट बना और अलग अलग ढेर सारे संगठन बन गए। तो यही संगठन का यहां पर नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इसाक मुइवा गुट, जिसको इसाक मुइवा गुट। दूसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ खपलांग गुट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ खपलांग गुट। तीसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ खोएक कोन्याक गुट, कोन्याक नागा। और अगला है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएसडी। यू एक बाद में आया, एक अलग हम बता देंगे। और एक है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मिस्ट, ये एक अलग संगठन है। एक 5 संगठन यहां पर हैं जो अलग अलग मुद्दा, मिलता जुलता मुद्दा, अलग नागालैंड की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। अब इसमें अलग अलग संगठन बनने की कहानी, पीछे मैंने एनडीएफ की कहानी बताई थी। कुछ लोग सरकार से बात करना चाहते हैं तो वो पीटीएफ हो गए, प्रोटॉक फैक्शन में आ गए। जो नहीं करना चाहते हैं वो एटीएफ के टीएफ बने रहे। तो जो पीटीएफ हुए वो एटीएफ से अलग हो गए कि नहीं भाई, हम सरकार से बातचीत करेंगे, अलग देश की मांग को लेकर के कब तक लड़ेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अलग देश की मांग ही सही। तो मुद्दों पर मतभेद, नेतृत्व को लेकर के लड़ाई, अपना जो सब ग्रुप्स है नागा कम्युनिटी का, नागा एथनिक ग्रुप का, जो इसमें सब एथनिक ग्रुप है, इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा रही, ये कारण रही अलग अलग संगठन बनने की। और ये अलग अलग संगठन यहां पर एक प्रमुख ग्रुप के रूप में एक लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। ये है उग्रवादी संगठन। और इसी की कहानी अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं। घटनाक्रम कैसे रहा? हमें राजनीतिक घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर सवाल नहीं पूछा जाएगा कि नागालैंड में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या की चर्चा कीजिए, कभी नहीं पूछा जाएगा। जानना चाहिए, क्योंकि नागालैंड की समस्याओं के मूल में कहीं ना कहीं ये सभी समस्याएं हैं छोटी छोटी। यहां पर जो सवाल बनेगा वो नागा एकॉर्ड से बनेगा, नागा एकॉर्ड को लेकर के वहां पर सेपरेटिज्म की समस्या से बनेगा, एथनिसिटी और एथनिक कन्फ्लिक्ट से सवाल बनेगा, या फिर एकीकरण और स्वायत्ता के मुद्दा से सवाल बनेगा। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही एक लंबे समय से कि नागालैंड को या नागा कम्युनिटी को कैसे भारत संघ में एकीकृत किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि ये स्वायत्ता की मांग को लेकर के आंदोलनरत है एक लंबे समय से। ठीक है, तो इसी पर फोकस होकर के मैं यहां की बातों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक संक्षेप में मैं आपको ब्रीफ करता हूं। 1935 से ही, पहले भी अंग्रेज और म्यांमार के बीच जो इंडो बर्मीज वार होता है 1924 में, मैंने आपको कहा था ये सारा इलाका अंग्रेजों के पास आ जाता है। बट फिर धीरे धीरे नागा कम्युनिटी
को अंग्रेज साथ में लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ते हैं, इनका अपना एक रेजिमेंट बनाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपको अलग से हम लोग देश या स्वायत्ता देंगे। अंग्रेजों के साथ रहते रहते ईसाई मिशनरियों का यहाँ प्रवेश होता है, यहाँ का साक्षरता दर बढ़ता है, ये पढ़ते लिखते हैं और इनमें भी अपनी पृथक पहचान की चेतना जागती है, इनमें भी एक एथनिक आधार पर नेशनलिज्म का भाव जागता है। और इधर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इधर म्यांमार आजादी के कगार पे था, भारत आजादी के कगार पे था, तो इनके अंदर भी नागाओं के लिए एक अलग देश की मांग की महत्वाकांक्षा भारत के आजादी के पहले ही अंग्रेजी शासनकाल में ही जाग जाती है और एक नागा क्लब का गठन करते हैं। इसको नागा क्लब एक प्रकार का कल्चरल क्लब है जो नागा आइडेंटिटी को उभारता है अंग्रेजी शासनकाल में। और फिर 1946 में यह नागा क्लब अपने को एक पॉलिटिकल विंग के रूप में ऑर्गेनाइज करता है। ये नागा कम्युनिटी अपने को एक पॉलिटिकल विंग के रूप में ऑर्गेनाइज करती है, नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी। 1946 में एनएनसी के रूप में ये विकसित होती है और अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में ये एनएनसी जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त को 1947 को भारत का आजादी दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और एनएनसी भारत की स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करती है और 14 अगस्त को ही एक दिन पहले ही वो अपनी नागालैंड की स्वतंत्रता की घोषणा करती है, 14 अगस्त 1947। इसलिए ये डेट माना जाता है नागा नेशनल काउंसिल द्वारा नागा पहचान के आधार पर संगठित होकर एनएनसी के बैनर तले, नागा नेशनल काउंसिल के बैनर तले भारत से पृथक नागालैंड राज्य की मांग प्रारंभ की जाती है। नागालैंड यहां पर संप्रभु राष्ट्र की मांग प्रारंभ की जाती है, अलग देश की मांग प्रारंभ की जाती है। ये शुरुआत है। मैंने पहले भी चर्चा की कि साइमन कमीशन जब आया था तब भी इन लोगों ने कहा था कि हम भारत में शामिल होना नहीं चाहेंगे, हम अंग्रेज के अधीन रहना चाहेंगे, हम भारत में शामिल होना नहीं चाहेंगे। एक कहीं ना कहीं रेशियल डिफरेंस भी था, भारत के लोगों का रेस प्रजाति अलग था, बायोलॉजिकल कैरेक्टर अलग था, वहां के मंगोलाइड प्रजाति से कहीं ना कहीं संबंधित थे, नाटे नाटे चपटे चपटे, एक अलग टाइप के, एक अलग शारीरिक विशेषता वाला समुदाय। तो कहीं ना कहीं अपने को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे इंडियंस के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग रहेंगे। 46 के बाद 47 में जब देश आजाद होता है फिर अंगमी जापू फिजो बनते हैं और यहां पर दो गुट बन जाता है। हर जगह संगठन में दो गुट होते हैं, तो जो नागा नेशनल काउंसिल होता है बच्चा, ये नागा नेशनल काउंसिल के दो गुट, पहला वाला आप जरा सा देख लो, सामान्यतः 1946 से और मुख्यतः 14 अगस्त 1947 के बाद से नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी द्वारा नागा पहचान के आधार पर संगठित होकर भारत से पृथक एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की मांग प्रारंभ की गई। अब हम एनएनसी पर आते हैं। एनएनसी का दो धाड़ा था, एक धाड़ा जो था वो एक्सट्रीमिस्ट था, एकदम कट्टर, अलग देश, इससे नीचे नहीं, और दूसरा धारा थोड़ा लिबरल था, मॉडरेट्स जिसको हम कहते हैं, मॉडरेट्स, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट था उसके नेता थे अंगामी जापू फिजो, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे उसके नेता दो थे, एक टी सकारिये थे और एक टीए अंगामी थे, ठीक है, टी सकारिये और टीए अंगामी। आजादी के बाद एनएनसी के अंदर ही, एनएनसी नागाओं का एक प्रमुख संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, नागा कम्युनिटी को लीड करने वाला, और इसके अंदर दो तरह के नेता, दो विचारधारा वाले नेता, दो तरह की सोच वाले नेता, वन एक्सट्रीमिस्ट अंगामी जापू फिजो और सेकंड मॉडरेट्स टी सकारिया और टीएन अंगामी। भारत सरकार यहां एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करना चाहती थी, लेकिन आजादी के बाद 46-47 के बाद यहां पर अंगामी जापू फिजो का प्रभाव मजबूत था, इसलिए ये अलग देश की मांग पर अड़े रहे, भारत के नेताओं से मिले, अलग देश की मांग। जब नेहरू जी वहां विजिट किए तो नेहरू जी का इन लोगों ने बहिष्कार किया। इस तरह की गतिविधियां चलती रही और 1951 में, 1951 में अंगामी जापू फिजो ने एक जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह के रिजल्ट के आधार पर हुआ कि 99.99% नागा जनजातियों ने
भारत से अलग होने की मंशा रखी, पृथक नागालैंड देश की मांग की मंशा रखी, वो भारत में शामिल होना नहीं चाहते। ये प्रस्ताव सरकार के पास, भारत सरकार के पास दिया गया कि भाई हमारे यहां सभी लोग भारत से अलग देश की मांग रखते हैं और हम भारत में शामिल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। जो 1951 का इलेक्शन था, लोकसभा चुनाव, इस इलेक्शन को अंगमी जापू फिजो ने बहिष्कार किया, एनएनसी के इस गुट ने बहिष्कार किया, एनएनसी ने बहिष्कार किया, नागा नेशनल काउंसिल ने बहिष्कार किया। नागा नेशनल काउंसिल मतलब अंगमी जापू फिजो, ये लोग थे उसी के अंदर, छोटे छोटे नेता, बट ये थोड़ा लिबरल अप्रोच वाले थे। फिर बारी आती है 1956। 1956 में फाइनली अंगमी जापू फिजो ने एक अलग नागालैंड गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, नागालैंड की पूरी आजादी। कभी आप वीडियो में देखोगे एनएनसी के जो, या नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड के, तो जो उनके उग्रवादी होते हैं एकदम सेना की तरह, उनका अपना एक फ्लैग है, उनका अपना एक राष्ट्रगान है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो अपने आप को एक देश के रूप में मानते हैं, अपने आप को एक देश के सिपाही के रूप में मानते हैं, अपने आप को उग्रवादी नहीं मानते हैं, एक सेना के रूप में मानते हैं। अंगमी जापू फिजो ने 1956 में अलग सरकार की घोषणा कर दी, नागा फेडरल गवर्नमेंट, नागा फेडरल आर्मी, एक अपना अलग सेना बना लिया, इसको नागा फेडरल आर्मी, नागा फेडरल गवर्नमेंट। अब ये वहां रहकर तो कर नहीं सकते थे, ये तो एकदम विद्रोह था देश के, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान चले गए। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, और बांग्लादेश में रह करके नागालैंड में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना शुरू किया। उग्रवादी गतिविधियों को, भारत के लिए वो क्या कहलाएगा? भारत के लिए उग्रवादी कहलाएगा। हमारे लिए जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अंग्रेजों के लिए वो क्या थे? उग्रवादी थे, आतंकवादी थे। उस तरह से ये लोग भारत के नजर में उग्रवादी रहे, आतंकवादी रहे। और जब 56 में इस तरह की घटना घटी तो भारत सरकार सचेत हुई और भारत सरकार ने यहां पर सेना की तैनाती करी। भारत सरकार ने 1958 में एक अलग कानून बनाया जो सेना को अधिक पावर देता है, आपसपा। एक अलग कानून बनाया, आपसपा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, और सरकार ने यहां लागू कर दिया। सेना को पावर देकर लागू इसलिए किया ताकि सेना जो है वो इन उग्रवादियों को नियंत्रित करे। और साथ साथ सरकार ने एक दोहरी प्रक्रिया शुरू की, एक तरफ सेना को विशेष अधिकार देकर के उग्रवाद को दबाने का प्रयास, और दूसरा मॉडरेट ग्रुप से बातचीत करके, सकारिये से और टीएन अंगामी से, ये दो लोगों से सरकार ने बातचीत करना शुरू किया कि भाई आप राज्य बनाइए, आप मुख्यमंत्री बनिए। ध्यान से सुनो, हम नागालैंड देश तो नहीं दे सकते हैं भारत से अलग, किसी भी देश की सरकार इस पर सहमत नहीं होगी। हम एक अलग राज्य का दर्जा दे सकते हैं। आप नागाओं का राज्य होगा, नागाओं के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर विधानसभा में जाएंगे, नागाओं के चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनिए। यह सही है, आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, बस भारत संघ में आप रहिए, भारत संघ के अधीन आप रहते हुए एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक राज्य के रूप में आप बने रहिए। सकारिया, अंगामी, ये सब सहमत हुए और यहां पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया। हमारे भारत सरकार ने 1959 में नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया और रिजल्ट हुआ 1963 में। मैं पीछे बता चुका हूं, दिसंबर 1963 में एक अलग पृथक राज्य नागालैंड का गठन हुआ, एक अलग पृथक राज्य नागालैंड का गठन हुआ। पीछे मैं बता चुका हूं इसकी चर्चा, अभी रिपीट मैंने कर दिया। इधर एक्सट्रीमिस्ट की कहानी हम सुनते हैं तो नागा नेशनल काउंसिल अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में आ गया। अंगमी जापू फिजो लंदन भाग गए, बांग्लादेश से लंदन चले गए और लंदन में रह करके उन्होंने यहां उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करना शुरू किया। लंदन में रह करके इन्होंने उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करना शुरू किया। इधर भारत सरकार ने इन पर एक दबिश बनाना शुरू किया। हालांकि बीच में जो 60 का दशक 70 का दशक रहा वो भारत सरकार के लिए एक उलझाव का दशक रहा। भारत सरकार भारत पाकिस्तान युद्ध में उलझी रही, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उधर भारत चाइना के साथ संबंधों के संदर्भ में उलझी रही। लेकिन इंदिरा गांधी जब सत्ता में आती है, इंदिरा गांधी जब सरकार में आती है, आई थिंक 1966,
मेरे ख्याल से 1966 में इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, जहां तक मेरी याददाश्त है। 1966 25 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी शपथ ग्रहण करती है, प्रधानमंत्री के रूप में आती है। और इंदिरा गांधी का अप्रोच काफी एग्रेसिव होता है। और इंदिरा गांधी यहां पर एक अप्रोच करती है कि उग्रवादियों से बातचीत करना, एनएनसी के उग्रवादियों से, अंगमी जापू फिजो और इनके सहयोगियों से बातचीत करना, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना। या तो बातचीत करो, सरेंडर करो, समझौता करो, भारत संविधान को स्वीकार करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करो, और नहीं तो फिर मारे जाओ। इस अप्रोच के साथ इंदिरा गांधी यहां अभियान चलाती है। रिजल्ट होता है कि एनएनसी भी धीरे धीरे थक जाता है, अंगमी जापू फिजो की पार्टी धीरे धीरे थक जाती है, और 1975 में एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एकॉर्ड होता है, जिसको हम शिलोंग एकॉर्ड के नाम से जानते हैं, शिलोंग समझौता के नाम से जानते हैं। यहां तक 1975 के शिलोंग समझौता की बात मैं आपको बता दिया। यह शिलोंग समझौता किसके किसके बीच होता है? भारत सरकार के साथ साथ नागालैंड की सरकार भी, वहां जो चुनी हुई सरकार थी डेमोक्रेटिक, प्लस एनएनसी के भूमिगत नेताओं के द्वारा, उग्रवादियों के नेताओं के द्वारा शिलोंग में यह समझौता होता है। अंगमी जापू फिजो लंदन में ही रहते हैं, वो शिलोंग नहीं आते हैं, बट उनके बाकी जो सहयोगी लोग हैं वो शिलोंग आते हैं और सरकार के साथ एक समझौता होता है। ठीक है, समझौता में क्या होता है? समझौता में तय होता है कि ये नागा नेशनल काउंसिल के लोग भारतीय संविधान को मान्यता देते, दे रिकॉग्नाइज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आत्मसमर्पण करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोगी के रूप में रहने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कहानी खत्म। और ढेर सारे एनएनसी के सदस्य आकर के भारत के सामने, भारत सरकार के समक्ष, वहां की सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। एक तरह से एक प्रयास हुआ नागा प्रॉब्लम को दूर करने का। अलग राज्य का गठन, उग्रवादियों से बातचीत, समझौता, उनको आत्मसमर्पण कराया जाना इन 1975। यहां तक की कहानी आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यह है अंगमी जापू फिजो की तस्वीर, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद 1951 में, मैंने वही कहा, एक बार देख लो, रीडिंग डाल लो। 1951 में एनएनसी अंगमी जापू फिजो द्वारा जन्म संग्रह कराया जाता है और 99.99% लोगों द्वारा भारत से पृथक संप्रभु राष्ट्र की मांग का समर्थन किया जाता है। 1956 में एनएनसी द्वारा संप्रभु राज्य नागालैंड की घोषणा की जाती है। ठीक है, और नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी और नागा फेडरल आर्मी का, एनएफए का गठन किया जाता है और यहां हिंसक आंदोलन तीव्र कर दिया जाता है। राइट, इसके बाद 1958 में भारत सरकार द्वारा यहां सेना की तैनाती की जाती है और आपसपा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 पारित किया जाता है। आपसपा एक ऐसा कानून है, ये अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका जो जीएस का जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है, उस इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में एक टॉपिक ही है भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और प्लस जो मैंडेट्स है, जो कानून है, जितने भी सुरक्षा के लिए कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आपसपा। तो आपसपा चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसी आपसपा को हटाने के लिए आपने सुना होगा इरोम शर्मिला ने एक लंबे समय तक भूख हड़ताल करती रही। इरोम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा, ये काफी चर्चा में रहा है। तो आपसपा को यहां सरकार लागू कर देती है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा इधर दूसरी तरफ मॉडरेट नागा नेताओं के साथ बातचीत शुरू की जाती है और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन कर दिया जाता है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। आगे एनएनसी द्वारा नागालैंड राज्य की मांग को लेकर अपना हिंसक आंदोलन जारी रखा जाता है और अंगामी जापू फिजो द्वारा लंदन से इसका संचालन किया जाता है। डन। 1975 आगे आ जाते हैं। 1975 में शिलोंग एकॉर्ड और इसमें एनएनसी के नेताओं द्वारा भारतीय संविधान को मान्यता दी जाती है और आत्मसमर्पण किया जाता है। एक तरह से सरकार ने नागा प्रॉब्लम को दूर करने का एक प्रयास किया, लेकिन जब नागा एकॉर्ड होता है 1975 में,
ध्यान से सुनो, इसको शिलोंग एकॉर्ड हम कह सकते हैं, वहां शिलोंग एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, शिलोंग में हुआ था, मेघालय के शिलोंग में हुआ था। तो कुछ जो अंगनी जापू फीजो के लोग मान लो थक करके या बहुत ज्यादा अलग देश की मांग को लेकर उग्रवादी गतिविधियां करना और सेना के हाथों मारे जाने से बेटर है लोग भाग रहे, डर रहे, सरकार के साथ समझौता किया जाए। बट उसमें एक ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग उसमें भी जिंदा थे, जो नागा नेशनल काउंसिल के विभिन्न छोटे छोटे पदों पर कार्यरत थे। उन लोगों ने इस शिलोंग एकॉर्ड का विरोध किया। उन लोगों को लगा कि भाई अंगनी जापू फीजो के जो नेता लोग हैं और एनएनसी के जो नेता लोग हैं ये डर गए हैं, ये डर गए हैं, इतने बरसों से चले आ रहे आंदोलन को भारत सरकार को बेच रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं, हम इससे सहमत नहीं। और उन नेताओं में इसाक, टी मुइवा और खपलांग, मुख्य रूप से इसाक प्रमुख नेता थे। इसाक और मुइवा ये प्रमुख नेता थे। 75 के इस शिलोंग एकॉर्ड का इन लोगों ने विरोध किया और ये तिब्बत चले गए। चूंकि भारत और चाइना के साथ एक संबंध में खटास आ चुका था, आपको पता ही है, भारत चाइना युद्ध के बाद। उसके पहले भारत चाइना भाई भाई का नारा दिया जाता था, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं तो। लेकिन भारत चाइना युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास आया, इसलिए चाइना ने इनको संरक्षण दिया। ये तिब्बत में जाकर के रहे, वहां ट्रेनिंग लिया, वहां से फंड लिया, वहां से आधुनिकतम हथियार लिया और 1980 में ये वापस इंडिया आए। और यही लोग इंडिया में आकर के एक संगठन बनाया, नागा नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, NSCN, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। यही ये संगठन बना। ठीक है, तो एनएनसी के कुछ अन्य नेताओं, इसाक चिसी सू, इस सीमा नागा से, नागा की अलग अलग कम्युनिटी है, सीमा नागा से बिलोंग करते हैं। दूसरा है टी मुइवा, ये तांगखुल नागा से बिलोंग करते हैं। तीसरा है एसिस खपलांग, इसकी चर्चा जिसका नाम मैंने अभी लिया, द्वारा इस समझौता का विरोध, ये लोग विरोध करते हैं। एनएनसी के कुछ अन्य नेताओं द्वारा इस समझौता का, शिलोंग एकॉर्ड का विरोध किया जाता है। ये नेता चारों आपके सामने स्क्रीन पर है। आपके सामने पहला नेता है इसाक चिसी स्यू, दूसरे नेता है टी मुइवा, ध्यान से देखो। आपके तीसरे नेता है एसिस खपलांग और चौथे नेता है क्लोए कोनियाक। ये चार नेता इसके विरोध में आते हैं। हालांकि मुख्यतया इसाक और मुइवा, इसलिए इसाक मुइवा गुट कहा जाता है। ये चारों नेता इसके विरोध में आते हैं और तिब्बत भागते हैं और तिब्बत से 1980 में ये इंडिया लौटते हैं। 1980 में ये इंडिया लौटते हैं और इंडिया लौट करके ये एक संगठन बनाते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का ये संगठन बनाने वालों में 3 नेता प्रमुख थे, इसाक, मुइवा और खपलांग। ठीक है, 1980 में इसाक, मुइवा और खपलांग द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCA का गठन किया जाता है और एक पृथक संप्रभु राज्य की मांग को लेकर, नागालैंड की मांग को, नागालिम की मांग को लेकर, ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन की फिर से शुरुआत होती है। यानी एक दूसरी कहानी इंसर्जेंसी की शुरू होती है 1980 के बाद से। 1980 के बाद से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, सोशलिस्ट इसलिए कि चाइना में थे, तिब्बत में थे, तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को भी इन्होंने एडॉप्ट किया, इसलिए सोशलिज्म इसमें लगा दिया गया। और आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट पे जो भी प्रभाव, चाइना का जो प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट मूवमेंट के रूप में दिखाई देता है, बट हिंसक तरीके से।
मार्क्सवादी अप्रोच, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन करके एक संप्रभु नागालैंड राज्य की मांग को लेकर के हिंसक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। लेकिन 1988 में आकर के फिर से एक टूटन होता है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के दो भाग बन जाते हैं। एक भाग इसाक मुइवा के नेतृत्व में और एक भाग खपलांग के नेतृत्व में। एक विभाजन होता है कुछ मुद्दे पर। मैंने कहा ना कि मुद्दा एक सरकार से बातचीत किया जाए, दूसरा नहीं, अलग देश की मांग। खपलांग चूंकि म्यांमार के थे, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है इसमें, अगर आप पीछे के मैप में जाते हो तो ये नागालैंड के थे। एक खपलांग जो थे म्यांमार से थे, खपलांग जी म्यांमार से थे। इसाक जो थे वो नागालैंड के थे। खोले कोन्याक जो थे वो नागालैंड के थे। और टी मुइवा का जो घर है वो वर्तमान के मणिपुर का था, जो वर्तमान में मणिपुर है। ये मणिपुर के क्षेत्र में जो नागा रहते हैं, उत्तरी मणिपुर के क्षेत्र में जो नागा रहते हैं, वहां इनका गांव था। खपलांग चूंकि म्यांमार के थे और भारत बर्मा का विभाजन हो चुका था, तो निश्चित रूप से खपलांग को अलग देश से नीचे पर समझौता करने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन ये लोग धीरे धीरे भारत सरकार से बातचीत करने के पक्ष में थे। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो अपना डोमिनेंसी या आपस में भी कंपटीशन था, ये भी इस बंटवारे का कारण बना। और जो तीसरा था, भारत सरकार की अपनी नीति। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आपके डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये वहां पर एक प्रमुख भूमिका निभाते रहे उनमें डिवीजन करने में। इन संगठनों को फूट डालो, इनको अलग अलग खंडों में बांटो और अलग अलग खंडों में बांट करके और तब जाकर के इनको नियंत्रित करने का प्रयास करो। ये अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है, उग्रवादी संगठन है, उनके ऊपर भारत सरकार ने अप्लाई किया। तो 1988 में एक और विभाजन होता है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा गुट, याद रखो, इसाक और टी मुइवा दोनों मिलकर के इसको बनाते हैं। और दूसरा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खपलांग गुट। ये इसाक मुइवा गुट है और दूसरा खपलांग गुट है। क्लियर है? खपलांग गुट और इसाक मुइवा गुट दो विभाजन हो गया और धीरे धीरे इसाक मुइवा गुट सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गया। ठीक है? और 1997 में, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इन 1997 इसाक मुइवा गुट ने भारत सरकार के साथ बातचीत करके एक कार्रवाई स्थगन समझौता पर हस्ताक्षर किया। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे उग्रवादी संगठनों ने सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन समझौता पर हस्ताक्षर किए। कार्रवाई स्थगन समझौता का मतलब होता है कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक कोई उग्रवादी या हिंसक गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा, कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। बातचीत जारी रहे, देखते हैं 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जितना पेशेंस रखो। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं। तो बात चली, भारत पाकिस्तान में बात चलती रहती है, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई स्थगन समझौता 1997 में इसाक मुइवा गुट सरकार के साथ करता है, खपलांग गुट नहीं करता है। बातचीत शुरू हो जाती है चीजों को सॉर्ट आउट करने की। खपलांग गुट भी कुछ समय के लिए 2010 में, अब ध्यान दो, खपलांग गुट के भी मन में आता है थोड़ा सा कि क्या भारत सरकार अलग देश की मांग पर राजी हो जाएगी। तो खपलांग गुट भी अलग देश की मांग की आशा में बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन खपलांग गुट की बातचीत लंबे समय तक नहीं चलती है और अप्रैल 2015 में खपलांग गुट, इस बीच की कहानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आतंकी गतिविधियां, उग्रवादी गतिविधियां चलती रही है, छिटपुट, बट जब तक बातचीत चल रही है तब तक चीजें थोड़ी शांत होती है, बट आपस में लड़ाइयां चलती रहती है। ध्यान देने की बात है, सेना पर हमला नहीं होता है, मिलिटेंट सिविलियन पर हमला नहीं होता है, लेकिन इसाक मुइवा और खपलांग गुट वहां आपस में लड़ते रहते हैं। यह कहानी 1988 से लेकर के लगातार चलती रही है।
ये वहां के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली उग्रवादी संगठन रहे हैं। और असम का जो उत्तरी असम वाला इलाका है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, असम का जो उत्तरी असम, मैं दिमाग को ले जाओ, उत्तरी असम में जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो इलाका है, वहां कोयला का खनन का काम होता है, जंगलों की कटाई होती है, वहां इलीगल तरीके से जंगलों की कटाई होती है, कोयला का उत्खनन होता है। और ढेर सारे इस तरह के उग्रवादी संगठन अपने हितों को सिद्ध करने के लिए वहां पर कि मेरा सबसे ज्यादा फायदा हो, जहां भी उग्रवादी संगठन है उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहां से होंगे? तो वसूली से होगा, अवैध खनन से होगा, जंगलों की कटाई से होगा, वहीं से ये अपना फंड जनरेट करेंगे, या फिर तस्करी से होगा, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी। मणिपुर चलेंगे तो मणिपुर का मोरेह का जो रास्ता है वो ड्रग्स की तस्करी का सबसे प्रमुख रास्ता रहा है। और ये उग्रवादी संगठन वहां पर ड्रग्स की तस्करी में भी इन्वॉल्व होते हैं। यही लोग ड्रग्स की तस्करी करते हैं और उससे पैसा जुटाते हैं जो इनके लिए फंड का काम करता है। ध्यान दो। तो ये तस्करी के मामले में मोरेह में आपस में टकराते रहते हैं, इसाक मुइवा गुट, खपलांग गुट, यहां तक कि एनडीएफबी भी वहां से आकर के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये आपस में टकराते रहते। वही स्थिति रही है यहां अरुणाचल के नीचे वाले असम के इलाके में, जहां उत्खनन को लेकर, कोयला खनन को लेकर के, जंगलों की कटाई को लेकर के उल्फा वाले, एनडीएफबी वाले, इसाक मुइवा गुट और खपलांग गुट ये आपस में टकराव करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो 1997 के कार्रवाई स्थगन समझौता के बाद भी, या 2010 के खपलांग गुट द्वारा कार्रवाई स्थगन समझौता के बाद भी आपस में इनका टकराव होता रहा, ये चलता रहा, बट कोई खास गतिविधि नहीं रही, बस आपस में टकराव। बट 2015 में आकर के ये आपका इसाक मुइवा गुट है, एक तस्वीर आप डाल सकते हैं, आपके सामने है इसाक मुइवा गुट। इनका परेड की स्टाइल देख करके, इनकी चुस्ती दुरुस्ती देख करके आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि भारतीय सेना के जवानों से एक कम चुस्त दुरुस्त है। ये है आपका खपलांग गुट, ये खपलांग साहब का तस्वीर मैंने आपको दिखाया था, सामने दिखाई दे रहे हैं। ये दो प्रमुख संगठन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग गुट, राइट। इसके बाद बारी आती है मुख्यतः 1980 से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कई गुटों, इसाक मुइवा, खपलांग के द्वारा ग्रेटर नागालैंड में कौन एरिया आएगा, जरा ग्रेटर नागालैंड के कंसेप्ट को समझ लो। जो इन लोगों का ग्रेटर नागालैंड की मांग है, अलग देश की मांग है, नागा बहुल इलाके को मिला करके एक अलग नागा लोगों के लिए देश। अब नागा बहुल इलाका कहां कहां है? तो इसमें नागालैंड तो रहेगा ही रहेगा, म्यांमार का इलाका भी रहेगा जिसमें नागा लोग हैं। वहां ऑलरेडी म्यांमार में अलग अलग नागा संगठन बने हुए हैं जो अलग अलग उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हैं। चीन, CHIN, चीन, चाइना नहीं, चीन, वहां एक प्रांत है, वहां के लोग अलग से अपना कई चीन लिबरेशन आर्मी, चीन लिबरेशन फ्रंट बना करके अपना उग्रवादी संगठन को संचालित कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोग। तो इनका कहना है कि पूरे नागाओं के लिए, और नागा और कहां है? मणिपुर, उत्तरी मणिपुर में भी नागा की ठीक ठाक आबादी है। अरुणाचल प्रदेश का जो दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश का जो 2 जिला है जो नागालैंड से सटा हुआ है, नागालैंड का उत्तर और अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी वाला जो नागालैंड में ऐसे नीचे की तरफ आया है, वहां भी नागा पीपुल रहते हैं, नागा आबादी रहती है। अब प्लस नागालैंड से सटा हुआ जो असम का पश्चिमी असम वाला एरिया, इन सब को मिलाकर, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, पूरे नागालैंड के क्षेत्रों को मिलाकर और कुछ म्यांमार के क्षेत्रों को मिलाकर के एक ग्रेटर नागालैंड की मांग करी। ये ध्यान रखना होगा, असम का क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और मणिपुर का क्षेत्र आपको जानने के लिए जरूरी है कि ये इलाका इनके एरिया में आ रहा है, इनके डिमांड के अंदर है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और उत्तरी मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर के ग्रेटर नागालैंड की मांग, संप्रभु राष्ट्र की मांग, और इसे तो हिंसक आंदोलन जारी। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, बट म्यांमार, चूंकि भारत के संदर्भ में है, बट म्यांमार का क्षेत्र भी जो नागा बहुल इलाका है। 1997 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के और भारत सरकार के बीच कार्रवाई स्थगन समझौता, यहां ब्रैकेट में आप दे सकते हो 2010 में, ठीक है। खपलांग गुट ने 2010 में इस समझौते पर आया, भारत सरकार के साथ बातचीत प्रारंभ, राइट।
इसके बाद 2015 अप्रैल 2015 में खपलांग गुट द्वारा इस कार्रवाई स्थगन समझौता को तोड़ दिया गया। यह अप्रैल 2015 की बात है। और मैंने आपको बताया था कि मई में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में लीड खपलांग गुट एक प्रमुख रोल में रहता है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग गुट, और उसके साथ उल्फा एटीएफ आ जाता है। उसके साथ कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन केलो आ जाता है। 3 संगठन हो गए। और एक चौथा मेजर संगठन होता है एनडीएफबीएस सरायगौरा। याद करो पीछे, एनडीएफबीएस सरायगौरा जो म्यांमार चला गया था। और ये सभी मिलकर के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और संयुक्त होकर के इन क्षेत्रों में एक हिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए अप्रैल 2015 में खपलांग गुट ने भारत सरकार के साथ अपना कार्रवाई स्थगन समझौता तोड़ा था। लेकिन खपलांग गुट के अंदर भी अब जब बातचीत चल रही थी तो कुछ उग्रवादियों का एक माइंडसेट बन चुका था कि अब थक गए हैं, कहीं ना कहीं बातचीत जारी रखा जाए, हिंसा नहीं किया जाए। लेकिन जब खपलांग के नेतृत्व में इस गुट ने कार्रवाई स्थगन समझौता को तोड़ दिया तो खपलांग गुट से नाराज होकर इसी का एक धड़ा टूट करके एक अलग संगठन बनाता है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन का गठन करता है। और यह कार्रवाई स्थगन के पक्ष में रहता है। यह कार्रवाई स्थगन के पक्ष में रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 2015 की कहानी, राइट। इसके बाद 2015 में ही जो मैंने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था, ईस्टर्न नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट सब एक, और ईएनपीओ इसमें 6 जनजातियों का एक शीर्ष निकाय द्वारा नागालैंड के 4, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये अलग है। यहां थोड़ा सा कहानी देखो। 2015 में एक और संगठन बनता है, चौथा संगठन। ये कहां का संगठन बनता है? अरुणाचल प्रदेश। वो अलग सब डिवीजन है, नागा कम्युनिटी का अलग एथनिक ग्रुप है। उस एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं वो नागालैंड के, उत्तरी नागालैंड के 4 जिलों में है और अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों में, तिरप और आंगलांग जिला में है। तो अरुणाचल प्रदेश का 2 जिला और नागालैंड का 4 जिला, उत्तरी नागालैंड जो अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ, उसको मिलाकर के ये नागा कम्युनिटी एक संगठन बनाती है, ईस्टर्न नागा पीपुल ऑर्गेनाइजेशन, और एक अलग से फ्रंटियर नागालैंड की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर देती है। ये सब जरूरी नहीं है कि आप नाम याद करो, मेरी बातों को समझो। एक कंसेप्ट डेवलप कर लो बस। सारे संगठन का नाम याद नहीं कर सकते हो, नहीं रख सकते हो, लेकिन आप कम से कम लिख सकते हो ना कि 1980 से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कई गुटों में बंटकर ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर के आंदोलन करता रहा। इसमें कुछ गुट पीटीएफ के रूप में थे और कुछ गुट एटीएफ के रूप में थे। इतना तो लिख सकते हो, सबके नाम देने की जरूरत नहीं है। मैं केवल यहां पर आपको बता रहा हूं ताकि कल के डेट में आप एक बार रीडिंग डालो तो समझ में आपको आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो द्वारा नागालैंड के 4 तथा अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों को मिलाकर एक अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य की मांग और हिंसक आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद मई 2015 में यही है महा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। मई 2015 में बनाया जाता है। अप्रैल में जब खपलांग गुट अलग होता है, कार्रवाई स्थगन समझौता से अलग होता है, तो केलो, उल्फा एटीएफ और एनडीएफबीएस सरायगौरा के साथ मिलकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक महासंगठन का निर्माण किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा का पूरा। और एक पृथक राष्ट्र हेतु, चूंकि खपलांग म्यांमार का था तो म्यांमार के इलाके को सबको मिलाकर एक पृथक राष्ट्र हेतु संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया जाता है। मतलब अब खपलांग गुट के नेतृत्व में वहां पर एक
मिलिटेंसी चल रही है, इंसर्जेंसी चल रही है 2015 में। इसाक मुइवा गुट बातचीत के लिए तैयार है। पीछे असम में पढ़ के आए हैं, एनडीएफबी के सारे गुट बातचीत के लिए तैयार हैं। केवल सराय गौरा के नेतृत्व में एनडीएफबी ऐसे ही था जो एटीएफ था, एंटी टॉक फैक्शन था। उल्फा का भी एक गुट पीटीए प्रो टॉक फैक्शन बातचीत के लिए तैयार हो गया था, और उल्फा का एक गुट एटीएफ जो है वो बातचीत करने को तैयार नहीं था। केलो ये सब मिलकर के उग्रवादी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। 2015 से आगे की कहानी है, मैंने आपको अगल बगल का भी घुमा दिया। संघर्ष प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 4 जून 2015 को ये जो नया संगठन बनता है, ये नया संगठन एक संगठन बन गया, मई के बाद बना, और 4 जून में अपना उद्घाटन करता है। और उद्घाटन में मणिपुर में एक सेना पर अटैक करता है। सेना की एक गाड़ी जा रही थी और उसी गाड़ी पर ये लोग अटैक करते हैं, जिसमें 18 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। 18 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग गुट द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। ध्यान रखो, इसमें केवल खपलांग गुट नहीं था, वो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। चूंकि खपलांग गुट वहां चर्चित था, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। 18 जवान मारे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना थी नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि उसके पहले बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन इस मोदी गवर्नमेंट में एक बड़ी घटना मानी गई। राजनाथ सिंह ने जाकर वहां कैंप किया, अजीत डोभाल ने जाके वहां कैंप किया। और कभी मैं आप लोगों में से कोई अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मेरा क्लास करेगा तो या किया होगा, तो वहां पर मैंने बताया कि क्या क्या भारत म्यांमार के साथ इस संदर्भ में समझौता किया गया। तो 2014 में भारत म्यांमार के साथ एक समझौता किया गया था, और उस समझौते के तहत भारत सरकार या म्यांमार सरकार अगर इस तरह की कोई इंसर्जेंसी है तो एक दूसरे के इलाके में भी जाकर के सैन्य कार्रवाई कर सकती है। इसी समझौते का लाभ उठाते हुए, ध्यान में रखते हुए 9 जून 2015 को, ये 4 जून 2015 की घटना है, 9 जून 2015 को रात में भारतीय सेना म्यांमार में प्रवेश करती है, और म्यांमार में प्रवेश करके एक सर्जिकल स्ट्राइक करती है। जिस तरह से कश्मीर में, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, भारतीय सेना म्यांमार में जाकर के, और म्यांमार में जहां जहां इन उग्रवादियों के कैंप थे उन कैंप को ध्वस्त करती है। 50-60 उग्रवादियों को मारती है जो लोग इस अटैक में शामिल थे। बदला। हालांकि म्यांमार गवर्नमेंट अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि इस तरह की कोई भारतीय सेना द्वारा हमारे इलाके में कार्रवाई की गई, क्योंकि अपना कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक को हमारी सरकार, हमारी सेना अंजाम देती है। ये 10 जून 2015 तक की कहानी मैंने आपको बता दी। 4 जून 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग गुट द्वारा मणिपुर में सेना पर हमला किया जाता है। मणिपुर में ये आपका सैन्य हमला है, आपके सामने स्क्रीन पर एक गाड़ी को उड़ा दिया जाता है, 18 जवान शहीद होते हैं। और 10 जून 2015 को भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक, और 50 से 60 उग्रवादी को म्यांमार में जाकर के मार गिराया जाता है। ये आपका है, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के नीचे सभी बैठे हुए हैं, और हेलीकॉप्टर से ही वहां जाकर के लोग उतरे थे और उतर के सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सबका चेहरा पुता हुआ है, और इसलिए कि जो जो शामिल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन सेना के जवानों से बदला लेने की कोशिश करे। ये है 10 जून या कहो तो 9 जून 2015 तक की घटना मैंने आपकी बता दी। अब इस पर भारत सरकार कुछ और काम कर रही है। भारत सरकार के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, तो केंद्रीय सरकार के लिए इन समस्याओं का समाधान करना वहां जरूरी था। वहां पर भी जो सरकार थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में थी, क्योंकि वहां पर नागा नेशनल फ्रंट की सरकार थी, और उस समय उसके साथ भारतीय जनता पार्टी थी। 2018 में उसको छोड़ करके वो नेफ्यू रियो के साथ आती है, तो वहां भी सरकार में थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ती है। इसाक मुइवा गुट के साथ बातचीत जारी रहता है। और 3 अगस्त, अब कहानी ध्यान से सुनो, अब कहानी सीरियस हो रहा है। एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट आपका होता है
3 अगस्त 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इसाक मुइवा और भारत सरकार के बीच, असम नागालैंड सरकार के बीच एक समझौता, जिसको हम नागा पीस एकॉर्ड के नाम से जानते हैं, इसको नागा पीस एकॉर्ड, 3 अगस्त को एक समझौता को अंजाम देती है। 3 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय से भारत के सभी मुख्यमंत्री और सभी नेताओं को, प्रेस को सूचना दी जाती है कि आज शाम को एक ऐतिहासिक घटना घटित होने वाली है। पूरे भारत की निगाहें लगी रहती है कि आखिर क्या ऐतिहासिक घटना घटित होने वाली है, वो कौन सी घटना है। और फिर शाम को अनाउंस होता है कि आज भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया है। भारत सरकार ने नागा समस्याओं का पूर्णतः समाधान कर दिया है और भारत ने नागा पीस एकॉर्ड पे साइन किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और इसाक मुइवा, ये दोनों लोग उपस्थित रहे। नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और इन सब ने मिलकर के एक नागा पीस एकॉर्ड पे साइन किया। नागा शांति समझौता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसकी प्रक्रिया चल रही है। नागा पीस एकॉर्ड 2015, 3 अगस्त 2015। ध्यान दो, ये नागा पीस एकॉर्ड जो था वो नागा एकॉर्ड का एक प्रारूप था, प्रारूप पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब कि नागा एकॉर्ड में क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी, उस पर हस्ताक्षर हुआ। और हस्ताक्षर होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि सरकार ने इसमें क्या क्या बातें हुई इसको ओपन नहीं किया। हमारे विपक्षी दलों ने सरकार से डिमांड करी कि आप सरकार जल्दी से इस चीज को ओपन करो, आखिर क्या मुद्दा है, किस तरह की चीजें हैं, क्या समझौता हुआ है, इसमें मुद्दा क्या है, कैसे नागा समस्या का समाधान हो गया। सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक घटना घट गई, समाधान हो गया, लेकिन क्या हुआ यह क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे ही इस समझौते पर सरकार ने कहा कि अब समस्या का समाधान हो गया, मतलब अब अगर नागालैंड की मांग नहीं, नागालैंड भी भारत के एक राज्य के रूप में रहेगा। अब जैसे ही टी मुइवा अपने राज्य में गए, नागालैंड में गए, मणिपुर में गए, तो वहां पर बहुत सारे खपलांग गुट के लोगों ने या अन्य संगठनों ने इनको काले झंडे दिखाए। इनके प्रति उसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई जिस तरह की प्रतिक्रिया अंगमी जापू फिजो के लिए की गई थी कि ये बेच दिया, नागालैंड की संप्रभुता की मांग को बेच दिया, इतने बरसों के नागा आंदोलन को भारत सरकार के हाथों बेच कर आ गया। इसाकर मुइवा, टी मुइवा को भी लगा ये जनाधार हमारा खत्म हो रहा है। टी मुइवा जब मणिपुर जाते हैं और मणिपुर जाकर के वो अनाउंस करते हैं कि नहीं, हमने ग्रेटर नागालैंड की मांग नहीं छोड़ी है। अब भारत के विपक्षी दलों के लिए एक और मौका मिलता है कि भारत सरकार कह रही है कि नागा पीस एकॉर्ड में सब कुछ ठीक हो गया, समस्या का समाधान हो गया, और जिस व्यक्ति के साथ, जिस संगठन के साथ ये नागा पीस एकॉर्ड साइन हुआ, उस संगठन का नेता कह रहा है वहां पर जाकर के कि नहीं, हमने अपने ग्रेटर नागालैंड की मांग नहीं छोड़ी है। ये बड़ा कंट्राडिक्शन था और इस पर काफी विवाद होता है। बट पहले भारत सरकार की बात हम करें तो भारत सरकार ने 3 अगस्त 2015 को नागा पीस एकॉर्ड किया, एक गुट को बातचीत के साथ बुला करके, और दूसरा क्या किया कि सितंबर 2015 को खपलांग गुट पर प्रतिबंध लगा दिया और खपलांग गुट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तीव्र कर दिया। जो नहीं मान रहा है उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करो, यानी उग्रवादी संगठन या तो समझौता करो नहीं तो मरो, और जो समझौता के लिए तैयार हुआ उसके साथ समझौता कर दिया। तो नागा पीस एकॉर्ड 2015, नागा पीस एकॉर्ड पर अन्य गुटों की नकारात्मक प्रतिक्रिया। अब यहां कहानी देखो, जो इसाक मुइवा गुट था,
इन लोगों की जो मांगे थी, शुरू में तो इनकी मांग थी अलग ग्रेटर नागालैंड देश, संप्रभु राष्ट्र, भारत से अलग देश, जो संभव नहीं था। सरकार ने सीधे हाथ खड़ा किया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग इस बात पर सहमत हुए कि चलो, और सरकार भी सहमत हुई कि एक नागालैंड राज्य बनाया जाए, जिसमें कि इसाक मुइवा गुट का कहना है कि एक नागालैंड राज्य बनाया जाए जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश के जो नागा बहुल जिले हैं उसको भी शामिल कर लिया जाए, जो असम के नागा बहुल क्षेत्र है जहां नागा आबादी है उसको भी शामिल कर लिया जाए, और जो उत्तरी मणिपुर का नागा बहुल क्षेत्र है उसको भी शामिल कर लिया जाए। यानी जो नागा बहुल जितना इलाका है इन सबको मिलाकर के एक नागालैंड राज्य का गठन किया जाए, जो भारत संघ के अधीन होगा राज्य। यहां तक इसाक मुइवा गुट सहमत हुआ, अभी भी है। लेकिन इनका कहना है कि नागालैंड का अपना संविधान अलग होगा और अपना झंडा अलग होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, यानी 3 मांग इनकी रही। पहले तो था अलग देश, लेकिन उस देश की मांग को छोड़ने के बाद इसाक मुइवा गुट की 3 मांगे बनी रही और अभी भी बनी हुई है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर और नागालैंड को एक बड़ा राज्य का गठन किया जाए। लेकिन यह राज्य अन्य राज्यों की तरह भारत संघ के अधीन पूरी तरह नहीं होगा, बल्कि इसका अपना एक संविधान होगा, इसका अपना एक झंडा होगा, इसको विशेष अधिकार प्राप्त होगा। टेस्ट 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 टेस्ट। चूंकि नागा पीस एकॉर्ड में क्या हुआ और किस प्रारूप पर समझौता हुआ यह स्पष्ट नहीं हुआ, और भारत सरकार के संदर्भ में कहा गया कि नहीं, हमने मांग मान लिया या समझौता हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर को मिलाकर के, क्षेत्रों को मिलाकर के, और एक अलग नागालैंड राज्य बनाया जाएगा। अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया का संदर्भ क्या था? नागालैंड के अन्य गुट इस प्रतिक्रिया को दिए कि ये बेच आया नागा मूवमेंट को, और अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर की सरकार नाराज हुई। उस समय असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर असम को भी खंडित नहीं होने दूंगा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार नाराज हुई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार नाराज हुई, मणिपुर की सरकार नाराज हुई कि भाई हमारे क्षेत्र को काट करके आप नागालैंड को मिलाकर के एक राज्य बना रहे हैं और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आप बातचीत नहीं कर रहे, आप इस तरह का समझौता कैसे कर सकते हैं? अभी समझौता की तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगी, लोग अपना अपना बयानबाजी करने लगे। और इधर फिर से इसाक मुइवा गुट वहीं का वहीं खड़ा रहा, और इसाक मुइवा गुट हर जगह इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इन क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, अलग देश की मांग नहीं, बट इन क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा। पहला पॉइंट, यह राज्य अन्य राज्यों की तरह भारत संघ के पूर्णतः अधीन नहीं होगा। इस राज्य का अपना संविधान होगा, इस राज्य का अपना झंडा होगा। यानी कुल मिलाकर के नागा पीस एकॉर्ड खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई, और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। अब भारत सरकार फिर से इनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। उधर खपलांग गुट पर कार्रवाई जारी है, खपलांग गुट पर कार्रवाई जारी है। इस बीच इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के 3 नेता दुनिया छोड़ दी, केवल टी मुइवा बचे रहे। 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। 2016 में, यानी नागा पीस एकॉर्ड पे साइन करने के बाद उसी समय से दिल्ली के ही हॉस्पिटल में भर्ती रहे इसाक सू साहब 2016 में गुजर गए। एसिस खपलांग गुट के नेता खपलांग 2017 में गुजर गए। अब नए खपलांग के प्रतिनिधि चुने गए, नेता चुने गए खपलांग गुट के। और जो कोनेयाक थे वो 2018 में एक्सपायर कर गए। 3 नेता चले गए, 3 के अलग अलग प्रतिनिधि। निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि नागा आंदोलन कमजोर हो गया। अब टी मुइवा बचे हुए हैं, तो इसाक मुइवा गुट ही
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का एक प्रमुख उग्रवादी संगठन के रूप में है। बाकी सब इनके कहीं ना कहीं साथ है, खपलांग गुट को छोड़ करके। खपलांग गुट अलग देश की मांग पर अड़ा हुआ था, अड़ा हुआ है, आज भी अड़ा हुआ है। और सरकार आज भी इस खपलांग गुट के अगेंस्ट में अपना सैन्य कार्रवाई कर रही है। उसमें कई गुट, कई धड़े बने हुए हैं। तो नागा पीस एकॉर्ड की कहानी, सितंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा NSCN के पर खपलांग गुट पर 5 वर्षों हेतु प्रतिबंध तथा सेना द्वारा नागा उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई। क्लियर है? इसके बाद विभिन्न नागा समूहों में एथनिक संघर्ष जारी, अलग अलग नागा समूहों में एथनिक संघर्ष जारी, मुख्यतः IM गुट और खपलांग गुट के बीच। और जून 2017 में खपलांग की मृत्यु के बाद नागा आंदोलन कमजोर। खपलांग गुट एक प्रबल गुट था, एक मजबूत गुट था जो अलगाववादी आंदोलन को लीड कर रहा था। ये आंदोलन कमजोर हुआ। ये 2017 की आपकी कहानी है। इसके बाद 2017 के बाद हम आगे आते हैं अक्टूबर 2019 में। अब फिर से भारत सरकार इस दिशा में प्रयासरत होती है और फिर से इस नागा पीस एकॉर्ड को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का प्रयास करती है। भारत सरकार कहती है कि हम, अब भारत सरकार का जो स्टैंड है, भारत सरकार ने कहा, जब असम ने प्रतिक्रिया दी, जब मणिपुर ने प्रतिक्रिया दी और जब अरुणाचल प्रदेश ने प्रतिक्रिया दी, तो भारत सरकार ने कहा कि मैं इन राज्यों के क्षेत्रों को मिलाने नहीं जा रहा हूं। भारत सरकार ने कहा कि मैं इन राज्यों में नागा लोगों के लिए अलग से स्वायत्त परिषद का गठन करके उनको सुरक्षा दे दूंगा, लेकिन इन राज्यों के इस क्षेत्र को काट करके नागालैंड राज्य को बड़ा नहीं करूंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत सरकार का स्टैंड। भारत सरकार का दूसरा स्टैंड कि नागालैंड उसी तरह का राज्य होगा जैसा कि अन्य राज्य है, कोई पृथक संविधान इनका नहीं होगा। भारत सरकार तीसरा स्टैंड कि कोई पृथक झंडा नहीं होगा। पृथक झंडा ओकेजन पे आप यूज कर लो, अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है या तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो भारत सरकार ने परमिशन दिया कि आप अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस तरह का झंडा यूज करो। लेकिन जो पॉलिटिकल इवेंट होता है, अब 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आपको तिरंगा ही फहराना होगा, इस तरह के पॉलिटिकल इवेंट में आप पृथक झंडा को नहीं यूज कर सकते हो। ये भारत सरकार स्टैंड है आज के डेट में। भारत सरकार कहती है कि इसी स्टैंड पर समझौता आपको करना होगा इसाक मुइवा गुट। बट भारत सरकार एक चीज में सफल रही। भारत सरकार ने बातचीत 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 और बातचीत करते 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 नागा आंदोलन को कमजोर जरूर कर दिया। और बातचीत करने में सबसे अग्रणी रहे एन रवि। एन रवि जो अभी राज्यपाल हैं नागालैंड के, इनको राज्यपाल बना करके वहां भेजा गया। ये अजीत डोभाल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नागा के उग्रवादी संगठनों से, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों से लगातार बातचीत करते रहे। और कहीं ना कहीं इस नागा पीस एकॉर्ड में भी रवि साहब की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन जब रवि साहब को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया तो वहां के बहुत सारे संगठनों ने उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई। इधर 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने फिर से एक प्रयास किया इनके साथ बातचीत करने का। किसके साथ बातचीत? खपलांग गुट पे तो कार्रवाई हो रही है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा गुट के साथ। और एक NNPG आ गया। भारत सरकार का यह भी एक तरीका है, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, यहां ग्रुप्स करो एस। ये वहां के अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स है। इसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसमें 6 नागा हथियारबंद संगठन है। ये नागाओं के 6 हथियारबंद संगठन है, इनका एक ग्रुप है, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स। भारत सरकार ने उनको भी बातचीत में शामिल कर लिया। अब इसाक मुइवा गुट को ये ठीक नहीं लगा कि भाई अब उनको क्यों शामिल करें, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, आपने 2015 में पीस एकॉर्ड हमारे साथ साइन किया, आप हमारे साथ बातचीत कीजिए इस मुद्दे पर। भारत सरकार ने कहा नहीं, ये भी है यहां के, इनसे भी बातचीत हम करेंगे। कहीं ना कहीं इसाक मुइवा गुट को लगा कि भारत सरकार कहीं ना कहीं इस ऐसा चाल चल रही है कि हमारा नागा मूवमेंट कमजोर हो जाए। और भारत सरकार के कुछ लोगों ने बयान दे दिया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, कि इसाक मुइवा गुट के बिना भी नागा समझौता संभव है। अगर इसाक मुइवा गुट तैयार नहीं होता है तो हम लोग नागा समझौता कर लेंगे, ताकि कहीं ना कहीं इस NNPG को भी अगर तैयार कर लिया जाता है तो इसाक मुइवा गुट साइड में रहे, भारत सरकार उनके साथ नागा पीस एकॉर्ड पे साइन कर लेगी।
बट अभी एनएनपीजी इसके लिए तैयार नहीं हुई है। तो 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार और एनएससीएन, आईएम और एनएनपीजी, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, 6 नागा हथियारबंद संगठन के साथ कई दौर की बातचीत होती है। इसके बाद भी बिना सहमति के बातचीत समाप्त हो गई। 31 अक्टूबर 2019 तक का अपडेट्स है। पृथक संविधान, ध्यान से देखो, और पृथक झंडा पर असहमति बनी रही। ये संगठन पृथक संविधान और पृथक झंडा की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इस पर एग्री नहीं है, असहमति बनी रही। इसके बाद बारी आती है 21 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वहां के नागाओं के लिए, नागा कम्युनिटी के लोगों के लिए, मणिपुर के नागा कम्युनिटी के लोगों के लिए और नागा बहुल क्षेत्रों में, अरुणाचल और नागा बहुल क्षेत्रों में नागा स्वायत्त जिला परिषद गठित करने का फैसला लेती है ताकि इनको शांत कर दे। अब अलग अलग समुदाय के लोग शांत हो जाएं और उनको विकास की संभावना दिखाई देने लगे तो अपने अपने विकास में लगे। और जब आम जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो आम जनता को मोबिलाइज करके इस तरह की इंसर्जेंसी को अंजाम देने वाले जो संगठन है वो कमजोर पड़ेंगे। इस तरह का अलग देश का नागालैंड आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो 21 जनवरी 2020 तक का अपडेट्स यही है। बातचीत के लिए फिर से अभी 2020 जून 2020 में फिर से दिल्ली बुलाया गया था। इसाक मुइवा गुट फिर से दिल्ली आया था। भारत सरकार ने इन राज्यपाल को भी यहां बुला लिया, लेकिन राज्यपाल से नाराजगी चल रही है रवि जी से, इसलिए इसाक मुइवा गुट के साथ बातचीत नहीं हो पाई और बिना बातचीत के कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करके इसाक मुइवा गुट वापस चल रही है। और इस मुद्दे पर अभी बातचीत का प्रयास जारी है कि वहां की जो भी संगठन है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, वो इस बात के लिए सहमत हो जाए और नागा समस्या का अंतिम समाधान निकाला जा सके। इधर खपलांग गुट पे सैन्य कार्रवाई करके उनको समाप्त कर दिया जाए, यानी जो भी सरकार की बात नहीं मानेगा, जो मिलिटेंसी को अख्तियार करेगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैंने पीछे ही बताया था कि उधर सरकार और जनाधार बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का जारी है। वहां के साथ पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार वहां काम कर रही है। म्यांमार बॉर्डर को सरकार ने सील करने का प्रयास किया था, वहां पर बाड़ लगाया जा रहा था, लेकिन नागा लोगों के विरोध पर वो बाड़ को छोड़ दिया गया। यानी कहीं ना कहीं नागा पीपुल को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सरकार उनको भारत संघ में शामिल करना चाहती है। और दूसरी तरफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको कमजोर करना चाहती है, उनके इस पृथकतावादी आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इसके लिए वहां डेवलपमेंट का काम चलाया जा रहा है। इसके लिए वहां पर एक हाट योजना चलाई गई है। ऐसा हाट योजना जहां पर म्यांमार और नागालैंड के बीच में योजनाएं, हाट लगेगा, बाजार लगेगा, बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री, वहां सस्ता मिलेगा, तो वहां की जनजातियां वहां पर खरीदेगी। वहां दोनों कम्युनिटी में कल्चरल प्रोग्राम को प्रोत्साहित सरकार करिए, कई तरह की चीजें कर रही है ताकि भारत में रहने वाले नागा लोगों को लगे कि भाई भारत में भी रहा जा सकता है, कोई यहां नुकसान नहीं है, अलग देश के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह से यहां नागा समस्या को दूर करने के लिए 30 जून 2020 को नागालैंड में पुनः 6 माह के लिए असम क्षेत्र घोषित कर दिया गया और आपसपा को कंटिन्यू कर दिया गया। ध्यान रखो, आपसपा जब लगाया जाता है तो किसी भी क्षेत्र को पहले असम क्षेत्र घोषित किया जाता है और तब आपसपा लगा दिया जाता है। यानी यहां पर मिलिटेंसी को दबाने के लिए सेना की तैनाती बनी हुई है। असम क्षेत्र घोषित किया गया फिर से 6 महीना पर और आपसपा कंटिन्यू है। ये है आपके नागालैंड की एक संक्षिप्त कहानी। नागालैंड की कहानी मैंने आपको खत्म कर दिया। दक्षिण नागालैंड में एक पॉइंट और है। दक्षिण नागालैंड में नागा कुकी संघर्ष के रूप में निर्जाति संघर्ष जारी है, क्योंकि दक्षिणी नागालैंड मणिपुर से सटा हुआ और उत्तरी मणिपुर नागालैंड से सटा हुआ। मैप को ध्यान में रखो, उत्तरी मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, दक्षिणी मणिपुर में उत्तरी मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। क्योंकि नागा से सटा हुआ है तो नागा ट्राइब्स भी है। दक्षिणी नागालैंड में नागा ट्राइब्स तो है ही, बट कुकी वहां भी दोनों तरफ गांव में है। और इस उत्तरी मणिपुर और दक्षिणी नागालैंड में एक नया एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। लगभग 92 के बाद शुरू हुआ है, 1992 के बाद शुरू हुआ है नागा कुकी संघर्ष। तो ये संघर्ष यहां पर जारी है।
ठीक है, तो अभी तक के म्यांमार सीमा आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है। म्यांमार सीमा क्षेत्र में प्रमुख उग्रवादी जो कैंप है, ये आप देख सकते हो, ये सब जो इलाका है म्यांमार सीमा क्षेत्र का, और ये म्यांमार में सारे के सारे जो रेड में दिया गया है, ये सब उग्रवादी कैंप है। ध्यान से देखो, ये सब उग्रवादी कैंप है। ये सारे के सारे जो अभी जितने भी नाम हमने बताया, अब तो उल्फा भी वहीं चला गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड भी वहीं जाकर के काम कर रहा, केलो भी वहां अपना बेस तैयार हुआ है, उनके जो कैडर है वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में चले आते हैं, असम में चले आते हैं, तो यहां पर कैंप बनाया हुआ है। ये जो यही जो इलाका है जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, ठीक है। खपलांगुट यहां पर डोमिनेंट है। तो ये है आपका नागालैंड की एक कहानी। नागालैंड की प्रमुख समस्या नागा समस्या, प्रमुख समस्या अलगाववाद की समस्या, प्रमुख समस्या उग्रवाद की समस्या, प्रमुख समस्या नरजाति संघर्ष की समस्या, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की समस्या। बॉर्डर सिक्योरिटी नागालैंड में उतना प्रबल नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा डाल दिया। एथनिसिटी एंड एथनिक मूवमेंट, यही है एथनिसिटी एंड एथनिक मूवमेंट। नागा एथनिसिटी और एथनिक मूवमेंट, नागा एथनिक मूवमेंट, अलग देश की मांग को लेकर के, अलग राज्य की मांग को लेकर के जो लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट तो लगा के अलग अलग ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। उग्रवाद तो हिंसक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया गया प्रयास, हिंसा, उग्रवादी हमले इज कॉल्ड उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। तो मैंने नागालैंड की समस्याओं के बारे में आपको बता दिया, और वहां इसी संदर्भ में वहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी चल रही है, वहां सरकार चल रही है। क्लियर, डन। सो आज के क्लास के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।